हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल पैरामेडिकल स्टडीज में। आज हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूज, मतलब सेंट्रीफ्यूज का कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला पॉइंट, सेपरेट पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी। पार्टिकल के साइज और डेंसिटी के हिसाब से किसी भी लिक्विड पार्टिकल में से सॉलिड को अलग कर देता है, इसमें यूज होता है सेंट्रीफ्यूज का। नंबर 2, डिफाइंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का विस्कोसिटी डिफाइन करता है। नंबर 3, डिफाइंड सेडिमेंटेशन रेट, यह सेडिमेंटेशन रेट में भी सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं हम लोग। सेडिमेंटेशन रेट चेक करने के लिए इसका बहुत यूज होता है। नंबर 4, आल्सो यूज फिजिकल प्रोसीजर ऑफ डिप्रोटीनाइजेशन। डिप्रोटीनाइजेशन फिजिकल प्रोसेस यह है डिप्रोटीनाइजेशन का, तो हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन जो है या सेंट्रीफ्यूज जो है ये डिप्रोटीनाइजेशन में बहुत ही हेल्प करता है। नंबर 5, यूज इन लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म, किसी भी लेबोरेटरी में कोई भी टेस्ट परफॉर्म हो रहा है किसी भी हॉस्पिटल या लेबोरेटरी में दोस्तों, तो सेंट्रीफ्यूज सबसे ज़्यादा यूज होता है, हमने पहले ही बता दिया। आगे देखते हैं। नंबर 6, हेल्प इन डिसीज डिटर्मिनेशन। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब हम लोग सीरम अथवा प्लाज्मा निकाल लेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो उससे हम लोग डिसीज को डिटरमाइन कर लेंगे। नंबर 7, रोल प्ले द वैक्सीन फॉर्मेशन, मतलब कि इसी के मदद से सेंट्रीफ्यूज की मदद से ही हम लोग वैक्सीन बनाते हैं। जैसे कि घोड़े के ब्लड से हम लोग घोड़े के सीरम निकालकर उससे जो है सांप का वैक्सीन, सांप काट ले उसका वैक्सीन बनाते हैं, या उसका एंटीट्यूड बोल सकते हैं, और भी कई प्रकार के वैक्सीन बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं। अब हम लोग वर्किंग देखेंगे, सेंट्रीफ्यूज का वर्किंग कैसे किया जाता है। वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज। नंबर 1 पॉइंट, टेक सैंपल एंड ओपन द लीड ऑफ चेंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूज। पहले हम सैंपल लेंगे, उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज का जो चेंबर है, चेंबर से लीड को ओपन करेंगे। और नंबर 2 पॉइंट, सैंपल आल्सो टेक क्लोज टेस्ट ट्यूब। सैंपल जो है हम हमेशा जो है बंद टेस्ट ट्यूब में लेंगे, इसमें रखने के लिए, ओपन नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट देखते हैं, सी द सैंपल होल्डर एंड केयरफुली प्लेस द सैंपल इन द सैंपल होल्डर। हम जब लीड को ओपन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सैंपल होल्डर कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ है, कहीं टूटा तो नहीं है। उसके बाद सावधानीपूर्वक हम लोग सैंपल जो है सैंपल होल्डर में पुट कर देंगे। अब आगे देखते हैं। नंबर 4, बैलेंस ऑफ सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, यदि बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारा सेंट्रीफ्यूज जो है वाइब्रेट करने लगेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। मान लीजिए दोस्तों, ये जो है सेंट्रीफ्यूज है, इसमें जो है टेस्ट ट्यूब होल्डर जो है इस तरह है, तो हम किसी भी टेस्ट ट्यूब को रखेंगे तो यहाँ रख रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड में दूसरा टेस्ट ट्यूब रखा जाता है। ये नहीं कि हम एक यहाँ रख देते हैं एक यहाँ रख देते हैं। यदि इस तरह हम लोग रखेंगे तो हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वाइब्रेट करने लगेगा और एक्सीडेंट हो सकता है, और सैंपल होल्डर भी टूट सकते हैं, जिससे हमारा सैंपल जो है इसमें बिखर सकता है और हम लोग सही से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा डिसीज है। तो इसलिए दोस्तों सैंपल ट्यूब को हम लोग अपोजिट साइड और इक्वली रखते हैं। यदि हमारे पास एक सैंपल है तो एक में डिस्टिल्ड वाटर या दूसरा सैंपल रख देंगे इसके अपोजिट साइड, जिससे कि हमारा सेंट्रीफ्यूज आसानी से हो जाए। अपोजिट साइड मतलब ठीक अपोजिट, ना कि इधर। ये देखिए दोस्तों, अपोजिट साइड और इक्वल मात्रा में रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट, बैलेंस ऑफ सैंपल ट्यूब, जो कि हम बता चुके हैं। नंबर 5, इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट साइड पुट द सैंपल इन द होल्डर, जो कि हमने बताया है अभी अभी। इक्वल अमाउंट में टेस्ट ट्यूब में सैंपल होना चाहिए और अपोजिट साइड। ओके फ्रेंड्स, यहाँ है तो यहाँ रखें, यहाँ है तो यहाँ रखें। यदि यहाँ होल्डर है तो इसके ठीक अपोजिट रखा जाता है। ये होता है इक्वल एंड अपोजिट साइड। मात्रा इसमें
सेम हो और अपोजिट साइड हो। ओके। नंबर 6, रीसीन द सैंपल प्लेसिंग। अब फिर से हम एक बार देख लेंगे कि हमने जो सैंपल प्लेस किया है क्या अपोजिट साइड है, क्या इक्वल है। बाई दफ़ा जब तब ऐसा हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि इक्वल पुट किए हैं लेकिन गलती से अदर साइड पुट हो जाता है, तो ये हम लोग चेक कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नंबर 7 देखेंगे। नो क्लोज द लीड एंड क्लोज बाय हेल्प लेच। हेल्प लेंगे लेच का और क्लोज कर देंगे लीड को केयरफुली। ओके। अब 8वां पॉइंट देखते हैं। सेट द RPM अकॉर्डिंग नीडेड बाय कंट्रोल पैनल एंड देन स्टार्ट केयरफुली। ओके दोस्तों, सेट करेंगे RPM कितना हमें राउंड पर मिनट चाहिए, सेंट्रीफ्यूज कितना हमें घुमाना है राउंड पर मिनट, ये हम लोग सेट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल पैनल के मदद से हम लोग सेट करेंगे। फिर केयरफुली हम लोग स्टार्ट करेंगे देंगे सेंट्रीफ्यूज। आगे देखते हैं। फीलिंग द वॉइस, वॉइस को हम फील करेंगे। एंड वाइब्रेशन इफ फील मिस्टेक देन यूज ऑफ कंट्रोल बटन। हम लोग जो है फील करेंगे कि आवाज़ सिंपल आ रहा है या कोई ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे या तो कहीं पर सैंपल होल्डर ब्रेक है या तो हम लोग सैंपल गलत पुट कर दिए हैं। तो ऐसा वाइब्रेशन आने पर हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि सिचुएशन जो है ख़राब है, हमने जो पुट किया है सैंपल वो रॉन्ग कर दिया है। तो तुरंत कंट्रोल बटन है उसका हेल्प लेकर हम लोग तुरंत मशीन को बंद कर देंगे और कंट्रोल कर देंगे। तो वही लिखा है दोस्तों, फील द वॉइस एंड वाइब्रेशन इफ फील मिस्टेक देन यूज ऑफ कंट्रोल बटन एंड कंट्रोल द सिचुएशन एंड स्टॉप द सेंट्रीफ्यूज। ओके फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट देखते हैं। नंबर 10, आफ्टर RPM completed stop the rotation slowly and when stop the rotation then open the door। मैक्सिमम हमने हॉस्पिटलों में देखा है दोस्तों, लेबोरेटरी में, कि सेंट्रीफ्यूज के बाद अभी यो स्टॉप ही हो रहा होता है तब तक हाथ लगा कर सब लोग रुकने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वे तब तक स्लोली रुकता है तब तक उसको रुकने दें और उसके बाद हम लोग सावधानीपूर्वक डोर को खोलेंगे और केयरफुली हम लोग सैंपल निकाल लेंगे। उसको अचानक नहीं रोकना है, अचानक रोकने से ब्रेक डाउन हो सकता है और हमारा सैंपल भी खराब हो सकता है। नंबर 11 देखते हैं। फिनिश्ड एंड टेक। आखिर में फिनिश होने के बाद सैंपल हम लोग निकाल लेंगे। वही लिखा है दोस्तों, केयरफुली सैंपल ड्रॉ कर लेंगे। अब नंबर 12 देखते हैं। आफ्टर टेकिंग सैंपल क्लोज द लीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज। और सेंट्रीफ्यूज में से हम लोग सैंपल निकालने के बाद सेंट्रीफ्यूज को बंद कर देंगे। ओके दोस्तों, अब देखेंगे प्रिकॉशंस देखेंगे सेंट्रीफ्यूज करते समय क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए। आइए देखते हैं। नंबर 1, प्लेस्ड ऑन रबर मेट को प्लेस करेंगे। नंबर 2, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब नेवर फुलफिल्ड। सेंट्रीफ्यूज जो ट्यूब है वो कभी भी पूरा भरकर हम लोग नहीं रखेंगे। भरकर यदि रखते हैं तो उसमें से लिक्विड बाहर आ सकता है और हमारा सेंट्रीफ्यूज सही से नहीं होगा। नंबर 3, आल्सो पुट द सैंपल इक्वल एंड अपोजिट साइड, जो कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि कभी भी सैंपल जो है सैंपल होल्डर में पुट करेंगे तो इक्वल और अपोजिट साइड में, यहाँ है तो एक यहाँ, यहाँ है तो एक यहाँ, ना कि यहाँ है तो एक यहाँ। ओके। नंबर 4, ऑलवेज पुट द सैंपल इन द मशीन पेयर एंड इक्वल अमाउंट। जो है सैंपल हमेशा पेयर में, एक यहाँ है तो एक यहाँ, और जो अमाउंट है दोनों में इक्वल होना चाहिए। चाहे इसमें सैंपल हो, इसमें डिस्टिल्ड वाटर हो या दोनों सैंपल हो, चाहे जैसे भी, लेकिन इक्वल और अपोजिट साइड होना चाहिए। नंबर 5, ऑलवेज वर्किंग ऑफ प्लेसिंग द सैंपल इन मशीन, चेक द सैंपल होल्डर डैट ब्रेक और नॉट। हम लोग
जब वर्किंग स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोगों को मशीन को चेक कर लेना है, उसमें जो सैंपल होल्डर है कहीं ब्रेक तो नहीं है, कहीं टूटा तो नहीं है। उसके बाद ही हम लोग सेंट्रीफ्यूज को स्टार्ट करेंगे। नंबर 6, डू नॉट ओपन द मशीन लीड टाइम ऑफ रोटेशन। जब हम लोग का मशीन चल रहा हो, रोटेट कर रहा हो और सेंट्रीफ्यूज हो रहा है, उस समय हमको मशीन को नहीं खोलना है। ये हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे। नंबर 7 देखते हैं। नेवर सडन स्टॉप मशीन। मशीन को अचानक नहीं रुकना है। यदि कोई मिस्टेक नहीं हुआ है तो हमें मशीन को अचानक नहीं रुकना है। अचानक रुकने से सैंपल होल्डर टूट सकता है और सैंपल में जो है सटीक जो हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे डिसीज के बारे में वे नहीं मिलेगा। नंबर 8 देखते हैं। आल्सो पुट द सैंपल क्लोज सैंपल ट्यूब। सैंपल जो है हमेशा क्लोज में पुट करेंगे, जो सैंपल ट्यूब है हमेशा बंद होना चाहिए, ना कि ओपन। ओपन रहेगा तो हम लोग इतने ज़्यादा आरपीएम में घुमाते हैं तो हो सकता है फ्लूइड बाहर आ जाए और हमारा सेंट्रीफ्यूज जो है ख़राब हो जाए। इसलिए हम लोग क्लोज करके सेंट्रीफ्यूज को रखेंगे। नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। अब स्टॉप द रोटेशन स्लोली। जो रोटेशन है उसको धीरे धीरे रोकते हैं, ना कि अचानक रोकने से जो है एक्सीडेंट हो सकता है। नंबर 10, डच नॉट स्टॉप द राउंड फ्रॉम हैंड का यूज करके हमें नहीं स्टॉप करना है राउंड को। इससे जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन भी ख़राब हो सकती है और हमारा सैंपल भी सही डिटेक्शन नहीं देगा। सही डिटेक्ट हम लोग कोई भी डिसीज़ का नहीं कर पाएंगे। नंबर 11, टेक द सैंपल केयरफुली। और फाइनली हम लोग सैंपल को आसानी से निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर अब वीडियो हम लोगों का समाप्त होता है। एक बार और डायग्राम के माध्यम से हम लोग वर्किंग देख लेते हैं। ये देखिए सेंट्रीफ्यूज हो गया। सबसे पहले हम लोग लीड को ओपन करेंगे। लीड को ओपन करने के बाद जो सैंपल होल्डर है उसको हम चेक करेंगे कहीं पर ब्रेक डाउन तो नहीं हुआ है। चेक होने के बाद सैंपल जो है हम लोग इक्वली फील्ड 2 सैंपल लेंगे, पेयर में लेंगे और अपोजिट साइड। एक यहाँ देखिए सैंपल लगा है और एक हम यहाँ लगा रहे हैं। अपोजिट साइड होना चाहिए और इक्वल अमाउंट में फिल होना चाहिए। ओके, हमने फिल कर दिया और उसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे क्या हमने सही फिल किया है। हाँ, यदि हमने सही फिल किया है तो उसके बाद हम लोग लीड को क्लोज करेंगे और लीड को क्लोज करने के बाद हम लोग केयरफुली जो है कंट्रोल पैनल पे आरपीएम सेट करेंगे। आरपीएम राउंड पर मिनट सेट करेंगे, कितना राउंड पर मिनट हमें आवश्यकता है। और सेट करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर जितना टाइम है उतने टाइम तक हम लोग इसको वेट करेंगे। उसके बाद इसको स्लोली रुकने देंगे। इस पर हैंड नहीं लगाना है, हैंड लगाकर इसको रोकना नहीं है। हैंड लगाकर इसको जल्दी के चक्कर में कुछ लोग रोकते हैं, जिससे हम लोगों का सैंपल में जो सही डिटेक्शन देना होता है, सही इसमें से इंफॉर्मेशन पता करना होता है, वो हम लोगों को नहीं मिल पाता है। उसके बाद हम लोग इसको केयरफुली निकाल लेंगे और हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे। आगे देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे लेच को और लीड ओपन कर देंगे। लीड ओपन करने के बाद ये देखिए चेंबर हो गया। चेंबर में जो ये रोटर है, रोटर में सैंपल होल्डर है, इसमें हम लोग सैंपल पुट करेंगे। सैंपल सदैव हम लोग क्लोज पुट करेंगे, ऊपर से क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। और इसमें पुट करने के बाद इक्वल अपोजिट साइड में इक्वल फिल हो और अपोजिट साइड में होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग लीड को क्लोज करेंगे। लीड को क्लोज करने के बाद आरपीएम सेट करेंगे राउंड पर मिनट सेट करने के बाद हम लोग फिर से देख लेंगे हाँ सही पुट किए हैं कि नहीं पुट किए हैं। उसके बाद हम लोग डोर को क्लोज करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट बटन को स्टार्ट करेंगे। यदि फिर भी कोई मिस्टेक हो जाता है तो कंट्रोल पैनल से इस बटन को कंट्रोल करके और इसको तुरंत स्टॉप करके हम लोग एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मोटर फिट होता है। ये हो गई सेंट्रीफ्यूज की कहानी। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है ब्लड सैंपल रखते हैं
तो जब ब्लड सैंपल रखते हैं तो हम लोग ब्लड में देखते हैं प्लाज्मा और सीरम निकलता है, और जो है यूरिन में से हम लोग यूरिन का सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें हम लोग प्रोटीन निकालते हैं। इन तीनों प्रोसेस को डीप्रोटीनाइजेशन कहते हैं। अब देख लेते हैं सैंपल में सीरम किसको कहते हैं और प्रोटीन किसको कहते हैं और प्लाज्मा किसको कहते हैं, ये भी हम लोग अभी देखते हैं अगले डायग्राम में। ये देखिए टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हमने ब्लड लिया था, ब्लड का सैंपल इसमें हम लोगों ने लिया था और उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया। जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो हमने ये पढ़ा था कि जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, ये जो होते हैं लिक्विड से वजन होते हैं, इसलिए ये नीचे सेडिमेंटेट हो जाते हैं और जो है सीरम अथवा प्लाज्मा जो है ऊपर हो जाता है। तो प्लेटलेस प्योर प्लाज्मा, प्लेटलेस रिच प्लाज्मा, मतलब कि बीच में जो है थोड़ा सा ब्लड सेल्स का पार्ट और थोड़ा सा प्लाज्मा का पार्ट बीच में है, इसीलिए इसको प्लेटलेस रिच प्लाज्मा बोलते हैं, इसको प्लेटलेस पुअर प्लाज्मा बोलते हैं। ओके दोस्तों, पहले हम लोग कन्फ्यूजन दूर करेंगे आखिर प्लाज्मा किसको कहते हैं और सीरम किसको कहते हैं। दोनों सेम ही होता है दोस्तों, दोनों प्रोटीन ही होते हैं। हम देखते हैं, ये देखिए हमने ब्लड को लिया, इसमें जो है एंटीकोगुलेंट मिलाकर इसको जमने ना दिया जाए और उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो इसमें जो हम लोगों का इलुइस जो लिक्विड होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्लाज्मा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। और ब्लड को प्लेन वायल में लेकर, प्लेन वायल मतलब रेड टॉप ट्यूब होता है, उसमें लेकर हम लोग उसको रखते हैं तो ब्लड जो होता है हम लोगों का जम जाता है। जमने के बाद जो हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें से जो एलविस लिक्विड निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग सीरम। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। मतलब कि जो ब्लड जम जाता है और जमने के बाद हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें से जो एलविस लिक्विड अलग होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरम, और जो एंटीकोगुलेंट मिलाकर लिक्विड में जो जमता नहीं है उसके बाद उसको जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसमें जो एलविस लिक्विड आता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और यूरिन सैंपल जो होता है दोस्तों, उसको जो है हम लोग जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें जो अलग होता है पार्टिकल्स और उसमें जो होता है अलग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। ये सब प्रोसेस जो होता है डीप्रोटीनाइजेशन कहलाता है। ये देखिए, ये जो है रेड जो है ब्लड सेल्स हो गए, ये जो है ये ज़्यादा मात्रा में, इसमें कुछ मात्रा में सेल्स हैं, कुछ मात्रा में प्लेटलेट्स हैं, इसलिए इसको रिच प्लेटलेट प्लाज्मा बोला गया है। ये देखिए, आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा। ये देखिए सैंपल दोस्तों, इस तरह टेस्ट ट्यूब में हम लोग सैंपल लेते हैं और लेने के बाद इसको क्लोज करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। आई होप आप लोग सेंट्रीफ्यूज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान गए होंगे और आप लोगों का सभी डाउट क्लियर होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इसमें जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद,